तो आज साइन कन्वेंशंस फॉर लेंसेज। हम लोगों ने मिरर पढ़ा था, तो मिरर में भी साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, तो लेंसेज में भी साइन कन्वेंशंस पढ़ना पड़ेगा। जो जो चीज़ें हम लोग मिरर में पढ़ रखे थे वो सारी चीज़ें हमें लेंसेज में पढ़नी पड़ रही हैं। तो हमें याद क्या पढ़ना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज भी पढ़ने पड़ेंगे। क्या होते हैं साइन कन्वेंशंस लेंसेज के? अगर इस मिरर के आपको साइन कन्वेंशंस याद होंगे तो लेंसेज के साइन कन्वेंशंस याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मिरर का अगर याद होगा तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? अगर हम मिरर को रिकॉल करें, रिकॉल करने पर क्या प्राप्त होगा कि स्फेरिकल मिरर का जो फर्स्ट पॉइंट था कन्वेंशन का, साइन कन्वेंशन का, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, यही था। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाए सॉरी, लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। पहला पॉइंट खत्म। समझ में आ गया होगा। हमेशा लेफ्ट साइड पर हम रे डायग्राम भी बनाते हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ही जाते हैं। रे डायग्राम समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं। मिरर में आपको बताया गया था सेकंड पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। यहां पर क्या होगा? ऑल डिस्टेंसेस ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाती हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती हैं। थर्ड पॉइंट, वहां पर पोल था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। वहां पर पोल को ओरिजिन माना जाता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन माना जाएगा। डिस्टेंसेस राइट साइड RIGHT होता है क्या? डिस्टेंसेस राइट साइड ऑफ द लेंस टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस टेकन एज नेगेटिव। ये पॉइंट सेम था। ये चीज हम लोगों ने मिरर में भी पढ़ रखा था कि राइट साइड की साइड डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट साइड की साइड डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, हाइट्स above the principal axis taken as positive and below the principal axis taken as negative। समझ में आ रहा है जो लिखा है बोर्ड पे? चारों पॉइंट्स क्लियर हैं? आसान है, वैसे समझ में आ गए होंगे। Objects are always placed on the left side of the lens. All distances are measured from optical center. Distances right side of the lens taken as positive and left side of the lens taken as negative. Heights above the principal axis taken as positive and below the principal axis taken as negative। ठीक है। तो ये थे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस कैसे हुए, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मिरर और लेंस के, मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? ऑलवेज। कभी पॉजिटिव हो सकती है, कब? और कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी, पॉजिटिव।
हाँ, अब फोकल लेंथ की बात करें कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? चेंज होती रहती है क्या? रियल में पॉजिटिव रहेगी और वर्चुअल में? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर। क्या बात करते हो, वर्चुअल इमेज बनती नहीं है? अच्छा, छठा 6 पॉइंट क्या पढ़े थे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस, लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअली तो बनती है। हाँ, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इमेज बनती है। कॉनकेव में तो वर्चुअल ही बनती है, उसमें रियल तो बनती नहीं। कॉनकेव लेंस में इमेज रियल बनती ही नहीं है, वर्चुअल इमेज ही बनती है। बट मेरा प्रश्न ये था कि क्या कॉन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल नहीं बनती? आखिरी पोजीशन को पढ़ाया गया था। तो बताओ भाई, नेगेटिव की पॉजिटिव लेंस की फोकल लेंथ कैसे रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे कि नेगेटिव रखेंगे? किसकी पॉजिटिव रखेंगे, किसकी नेगेटिव रखेंगे, और कारण क्या है? हाँ भाई, तो हम पूछ रहे थे कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ को हम किस में पॉजिटिव रखेंगे, किसकी, और किसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव रखेंगे, ये हम पूछ रहे थे। कॉनकेव की आपने कहा पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, हमेशा होगी। चलिए, इनका कहना है नेगेटिव होगी। भाई यहाँ पे तो मतभेद हो गया। प्रिंसिपल फोकस की बात करो, यहाँ पर हमने प्रिंसिपल फोकस बताया था। मैंने दो फोकस बताए हुए हैं, मिरर हो या लेंस हो, वहां पे दो फोकस होते हैं। हम प्रिंसिपल फोकस पर देखते हैं। जो पॉजिटिव की बात और नेगेटिव की बात आती है, वो प्रिंसिपल फोकस से देखा जाता है। तो देखो, है क्या, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या दी गई थी? एक पॉइंट होता है जिससे चलने वाली रेस क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और एक पॉइंट होता है कि पैरेलल लाइन आ रही है तो वो क्या हो जाएंगी? एक पॉइंट पर मिल जाएंगी फोकस। तो जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिला जाता है, वही साइन हमें लेना है। किस पॉइंट पर मिली आकर के? इस पॉइंट पर मिली, और ये पॉइंट क्या है? लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? राइट साइड। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या रखेंगे हम? पॉजिटिव रखेंगे। और जैसा कि अभी एक बच्चे ने बताया, नाम शायद जतिन या ईशान, ईशान, तो उसने बताया कि जो कॉनकेव लेंस होता है, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जब लाइट्स अगर पैरेलल पास कर रही हैं, ये पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस कहाँ से निकलती हैं? एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है। अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड। जो किस साइड है? लेफ्ट साइड है। इसीलिए इसके फोकल लेंथ को हमेशा क्या रखा जाता है? नेगेटिव रखा जाता है। ठीक है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होना और फोकल लेंथ नेगेटिव होने का कारण ये है। समझ में आया? एक टॉपिक है, why we say convex lens is a converging lens and concave lens is a diverging lens? Why? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है और कॉन्केव लेंस कन्वर्जिंग होता है? हम ऐसा कहते क्यों हैं? क्या कारण हुआ इसका? बता सकता है कोई? अच्छा, मिलती क्यों है? मिलती क्यों है और डाइवर्ज क्यों हो जाती है? अब ये नहीं पता, हाँ? ये काम आपका है, ये आप बताइए। सही बात है, मेरा भी काम है, मुझे भी कुछ बताना चाहिए। सब तुम लोगों से पूछ लूंगा तो मैं क्या करूंगा, है ना? तो फिलहाल इसका कारण जो है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी का मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। ठीक है ना? जब प्रिज्म पढ़ेंगे
तो मैं वहां पे बता दूंगा आपको कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन आपके सब्जेक्ट में है, आपके कोर्स में है, इसीलिए मैंने कहा। बट वहां पर ज्यादा समझ में आ जाएगा, पहले मैं प्रिज्म पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर मैं ये चीज आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि प्रिज्म पढ़ाने से पहले उसको समझाना बेवकूफी है, क्योंकि उसमें प्रिज्म का ही पूरा टॉपिक है, प्रिज्म से ही रिलेटेड है वो। ठीक है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाऊंगा आज। आज हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, चैप्टर खत्म हुई होने वाला है, ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, फिर पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर एट लास्ट पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, और चैप्टर खत्म। लेंस क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, तो लेंस फॉर्मूला आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको डेरिवेशन नहीं करना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या था, अगर हम मिरर फॉर्मूले की बात करें तो मिरर फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही था। मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस लगा था, बस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, वहां पर प्लस था, मिरर में प्लस होगा और लेंसेज में माइनस होगा। है वही चीजें, f क्या है फोकल लेंथ है, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं थी, बट मिरर बताना क्योंकि टॉपिक है इसलिए बताना पड़ गया। अब आगे बढ़े, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, मैग्नीफाई करना। अगर किसी चीज की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी साइज को अगर हम बड़ा कर देते हैं तो इट सेड दैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड हो गई, बढ़ गई, इमेज की साइज बढ़ गई। तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, LM, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस is defined as the ratio of image, ratio of height of image, height of image to the object, size of object, साइज ऑफ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी अगर यहाँ साइज लिखते हो, यहाँ भी साइज लिख लेना, दोनों का साइज साइज कर लेना हाइट की जगह पर, और अगर आप हाइट लिखना चाहो तो हाइट भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम कैपिटल एम जिससे मन चाहे उससे डिनोट कर सकते हो, मैं स्मॉल एम से लिख रहा हूँ। स्मॉल एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो v अपॉन यू भी लिख सकते हो। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ये ध्यान रखना, समझ में आया। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग मिरर में भी पढ़ रखे थे। मिरर पे लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वहाँ पर माइनस में था, यहाँ पे प्लस में, बस फर्क इतना है, और ज्यादा अंतर कुछ है नहीं। ठीक है, प्रूविंग पर आए, प्रूविंग पढ़ोगे क्या इसका, अभी इतना जान लो, प्रूविंग में बताओ, प्रूविंग में बताने लगूंगा तो टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ लिया मैथमेटिक्स में, नाइन्थ में पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े होगे ना सर। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, पढ़ा ये चीज, बस उसी का अप्लाई करना है बेटा, उसी को अप्लाई कर दोगे आ जाएगा। देखो कैसे, चलिए वो बात छेड़ी दी हो तो बता ही देते हैं। इसको रफ कर दे, इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, हो गया, रफ करें। अच्छा, किसी ने मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन था वो, प्रिया पाल। देखो बेटा, जो तुम्हारा क्वेश्चन था तुम कंफ्यूज हो थोड़ा सा,
देखो ये है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड रिलेटेड इनका क्वेश्चन ये था कि अगर ये ग्लास है और ये एयर है, तो हम लोगों ने जैसा कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो अकॉर्डिंग टू हर कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कहें या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कहें, दोनों चीज एक ही है। मेरे ख्याल से यही कहना चाह रही थी प्रिया। देखो गलत है, ये चीज एक नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारा कहना था कि ए एन जी इज इक्वल्स टू जी एन ए, है ना? ये कहना चाह रही थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब होता है कि लाइट जा रही है ग्लास से पास करके एयर में एंटर कर जाएगी। यानी लाइट पहले ग्लास में चल रही थी, अब एयर में जाएगी। तो देखो होता क्या है कि ये है कौन सी मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है? एयर। ग्ला, ग्लास के कंपैरिजन में एयर कैसा मीडियम है? रेयर मीडियम। तो लाइट क्या होगी? नॉर्मल से दूर जाएगी, दूर चली जाएगी। बट अगर लाइट, अगर रेस लाइट रेस किससे जा रही हूँ? एयर से ग्लास में जा रही होगी, है ना? एयर से ग्लास में जाएगी, तो लाइट क्या होगी? नॉर्मल के पास हो जाएगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है? तो क्या ये चीज बराबर हो सकती है? इसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब ये है, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट, बी से लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और इसका मतलब उल्टा है, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है ना? तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। जैसे हम लिख दें 2/3 और 3/2, ये अलग अलग चीजें हैं ना, ये उल्टा है ना, इसीलिए। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं होते। हाँ। हम्म। हम्म। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या जरूरत है, उसमें निकलेगा ही नहीं। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकाल ही नहीं पाओगे फिर। वो अलग अलग कंडीशंस गिवन होती है ना, अलग अलग चीजों को फाइंड करने के लिए कंडीशंस अलग अलग गिवन होंगी, है ना? हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है। हाँ। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था। हाँ। अच्छा देखो, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, वो मीडियम उतना ही रेयर होता जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जितना ज्यादा बड़ा है, वो मीडियम उतना ही ज्यादा क्या है, रेयर हो गया है। और जब मीडियम रेयर हो जाता है, तो वहां पर स्पीड लाइट की बढ़ जाती है। तो जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा, यानी जितना ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसका सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी। इंसिडेंट में उल्टा कर दो, है ना? ठीक है, रफ करें। चलिए आगे। म्यूट कर लो भाई, जिसका माइक ऑन हो म्यूट कर लो, मान लो बात को। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या है? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस?
लेंस की पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे? थोड़ा सा, ये तो रटा रहता है बात होगी यार। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द reciprocal of the focal length of lens। क्यों रेसिप्रोकल ही क्यों? ईशान कारण बताओ। क्या नहीं कर सकते? कहाँ पर हो? होश में हो कि नहीं हो? प्रिया, कुछ दूसरा सोच रही थी क्या? डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, पी इज इक्वल टू 1/f अगर f मीटर में है तो, और p इज इक्वल टू 100/f अगर आप f को सेंटीमीटर में लिखते हैं तब। ये फॉर्मूला है। यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी डायप्टर। डायप्टर, डायप्टर को कैपिटल डी से शो करते हैं। हाँ तो ये तो ठीक है, डेफिनेशन हो गई यार कि रेसिप्रोकल होता है। क्यों रेसिप्रोकल होता है? कारण बताओगे? किसान, कारण नहीं पड़े। अतुलित शुक्ला, शुभम शर्मा है कि मौजूद है कि नहीं है? कहाँ गया आज? आज क्लास नहीं? शुभम शर्मा है? बताओ बेटा, ये इनका कहना है कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ वाई। रफ करें इसको, समझा दें? तो किसी भी चीज का ना फिजिक्स का मतलब ही है वाई, है ना? फाइंड वाई एंड हाउ, ये चीज क्यों हुआ और कैसे हुआ। यही आंसर तो हमें पता चलता है फिजिक्स से। फिजिक्स से ही तो पता चलता है कि ये चीज क्यों है और कैसे है। ठीक है, क्यों और कैसे। और अगर ये पता चल जाए तो आप फ्यूचर बता सकते हो। मतलब क्यों और कैसे पता चल जाए तो आप क्या बता सकते हो? फ्यूचर। फिजिक्स फ्यूचर बताता है, और कोई सब्जेक्ट फ्यूचर नहीं बताएगा। बताता है क्या? है? और कोई सब्जेक्ट फ्यूचर का क्या बात करते हो यार? फ्यूचर बताता ही नहीं। अरे भाई, मेरे लिए फिजिक्स ठीक है, बट केमिस्ट्री को भी हम सपोर्ट करते हैं। केमिस्ट्री भी फ्यूचर बताती है। केमिस्ट्री फ्यूचर बताती है। केमिस्ट्री ना होती तो फ्यूचर बता ही कैसे सकते थे? अब पता चलता है कि तो। हाँ, क्या बोले? तो बोल के थोड़ा चले जाते हैं लोग। हाँ। अरे यार, v माइनस यू को रेसिप्रोकल कहोगे? नहीं, अपोजिट रेसिप्रोकल का मतलब अपॉन में ही होता है। देखो, ये है एक लेंस, ये इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर दिख रहा है। ये लेंस है और ये इसकी फोकल लेंथ है। यहीं पर दूसरा लेंस भी है, और ये इसका फोकल लेंथ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। एक इंसान है, दो इंसान है, सॉरी, अलग अलग दो इंसान है। दो इंसान हैं, दोनों को एक ही मटेरियल की बनी हुई
रॉड्स थमा दी गई हैं, एक ही लेंथ की, एक ही मटेरियल की सारी प्रॉपर्टी एक ही वही है, और दोनों को एक एक रॉड थमा दी गई। दोनों को कहा गया इस रॉड को मोड़ने के लिए, उस रॉड को मोड़ने के लिए कहा गया। किसको कहोगे कि किसमें पावर ज्यादा है, जो ज्यादा मोड़ पाएगा या जो कम मोड़ पाएगा? जो ज्यादा मोड़ पाएगा उसके पास पावर ज्यादा है। यानी जितना ज्यादा मुड़ेंगी, जितना ज्यादा मुड़ेगा, जितना ज्यादा बेंड होगा, पावर उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। तो भाई यहां से देखिए, ये आ रही थी लाइट रेस पैरेलल, ये बेंड होगी और फोकस पर पहुंचेगी, सही है। और दूसरी लेंस की बात कर लेते हैं, ये आई लाइट रेस और बेंड हो गई। अच्छा बताओ, दोनों की फोकल लेंथ में डिफरेंस है? इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ कम है ना। लाइट बेंड किसमें ज्यादा हुई है, इसमें या इसमें? नीचे वाले में बेंडिंग ज्यादा हुई, मतलब इस लेंस की पावर ज्यादा होगी क्योंकि इसने ज्यादा बेंड किया है। समझ में आया? फोकल लेंथ कम हो गई, बेंडिंग पावर बढ़ गई। पावर, फोकल लेंथ बढ़ गई, बेंडिंग पावर कम हो गई। यानी P जो है वो 1/f होगा। ये बढ़ेगा, ये घट जाएगा, ये घटेगा, ये बढ़ जाएगा, इसीलिए रेसिप्रोकल होता है। एक के बढ़ने पर जब दूसरा घटता है, या एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है, तो उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये घटाओगे, फोकस घटाओ, पावर बढ़ जाएगी। अरे भाई, ये सोचो, देखो इधर देखो, 1/50 और 1/25, 1/50 सॉल्व करोगे, 0 या 100 कर लो, 100 कर लो, इसको भी 100 कर लो, 100/50 किए कितना आएगा, 2, और 100/25 किए 4 आया। 50 फोकस है, 2 पावर है। जब 25 फोकस है तो पावर कितनी है? फोकस घट गया, 50 से 25 हो गया, पावर 2 से 4 हो गई, पावर बढ़ गई। फोकस घटा, पावर बढ़ा। हाँ, रेसिप्रोकल यही इसीलिए होता है क्योंकि देखो फोकस घट गया, यहाँ पर देखो फोकस इतना है, यहाँ पर फोकस इतना है, फोकस कम हो गया, बेंड ज्यादा करना पड़ा, लाइट को ज्यादा बेंड होना पड़ा। लाइट ज्यादा बेंड कर रहा है, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, उस लेंस की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि उसे लाइट ज्यादा बेंड करना पड़ेगा। और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, ज्यादा होगी, उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। समझ में आ गया होगा? रफ करें इसको। अब देखो है क्या, दो लेंसेज, दो या दो से ज्यादा लेंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उनकी पावर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दो लेंस हैं अगर हमारे पास, पहले वाले की पावर P1 है, दूसरे वाले लेंस की पावर P2 है, तो जो टोटल पावर होगी वो होगी P1 प्लस P2। यानी चाहे सीरीज पैरेलल का यहाँ पर फंडा नहीं है, सीरीज पैरेलल में बोलने वाला था बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल वाला कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली है कि अगर हम दो लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं, दो लेंसेज को जोड़ देते हैं, तो दोनों की पावर एड अप हो जाएगी। अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो दोनों की फोकल लेंथ जो होगी वो 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होगी। समझ में आ गया? ये तो आसान था, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। तो आज
ये चैप्टर खत्म हुआ, ये इस चैप्टर का समापन। अगर आप चाहो तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। जो भी सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि हाँ ये न्यूमेरिकल हमने लगाया, ये न्यूमेरिकल हमको नहीं आया, चाहे वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हो, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों टॉपिक्स मैंने खत्म कर दिए हैं। इसको आप लगाइए, घर पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नहीं आते हैं तो क्वेश्चंस मेरे पास सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। लाइव क्लास होगी तो मैं लाइव क्लास में उसको समझा दूंगा। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते हो तो कल मैं कुछ क्वेश्चंस ला करके दूंगा। कल कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में आपको बता दूंगा। बताने के बाद उसको मैं फिर आपको होमवर्क दे दूंगा, कुछ क्वेश्चंस को आप होमवर्क में लगाइएगा। ठीक है? इस चैप्टर की नोट्स तो मिल चुकी है मेरे ख्याल से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। चलो ठीक है, सेंड कर देंगे नोट्स। ठीक है, ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। ठीक है, नोट्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, समझ में आया? चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग पूछोगे तो आप लोगों के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, अदरवाइज फिर मेरे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए ओवर करते हैं।